एक गांव में अहिल्या नाम की अपनी 12 वर्षीय बेटी कमला के साथ रहा करती थी। अहिल्या का पति सुखदेव एक किसान था। सुखदेव का परिवार एक सुखमय जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन की बात है, सुखदेव शाम के समय जब घर आया। क्या हुआ अहिल्या, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? कभी कभी मुझे इस गांव के बारे में सोचकर बहुत चिंता होती है जी। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। आपने देखा नहीं, हमारे गांव में ना तो समय पर बिजली आती है और ना ही यहाँ पर पक्की सड़क है। इसी कारण हमारे गांव में किसी लड़की का कोई अच्छा वर भी नहीं आता। अहिल्या, मैं तुम्हारे विचारों की प्रशंसा करता हूँ, लेकिन ये सोचना तुम्हारा काम नहीं बल्कि हमारे गांव के मुखिया और जमींदारों का काम है। कभी कभी मुझे अपने गांव के लोगों पर बहुत तरस आता है। हमारा गांव एक सुंदर पहाड़ी पर बसा हुआ है। अगर हमारा गांव विकसित होता तो बहुत से सैलानी हमारे गांव घूमने के लिए आते। मैं चाहती हूं कि हमारा गांव खूब तरक्की करे, हमारे गांव का नाम पूरे संसार में चमके। अब इसमें मुझ जैसा अनपढ़ क्या कर सकता है अहिल्या? सारे गांव में सिर्फ तुम ही एक पढ़ी लिखी महिला हो। अरे हमारे गांव के और व्यक्तियों को तो चिट्ठी भी पढ़ने नहीं आती, जबकि आज का दौर मोबाइल फोन का है। मोबाइल का टावर तो तब लगेगा ना जब यहाँ के लोग शिक्षित और पढ़े लिखे होंगे। मैं गांव के अनपढ़ बच्चों को कुछ देर के लिए पढ़ाने क्या चली जाती हूँ तो इस गांव के मुखिया और जमींदार चौधरी विजय प्रताप को ये भी पसंद नहीं आता। कितनी अजीब बात है, हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बच्चों को शिक्षित करने से भी समस्या होती है। उनके बारे में कौन नहीं जानता अहिल्या। वो कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे गांव में तरक्की हो, हमारे गांव के बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें। वो तो हमेशा यही चाहते हैं कि यहाँ के सभी लोग अनपढ़ रहें और उनकी गुलामी करें। लेकिन मैं अब हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठूंगी जी। मैंने फैसला कर लिया है। मैं शहर में जाकर गांव में विद्यालय बनवाने की अर्जी डालूंगी और गांव के हर व्यक्ति को अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगी। मैं तुम्हारे इस पुण्य के काम में तुम्हारा साथ दूंगा अहिल्या। मैं और पतियों की तरह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। क्या मुझे आज भोजन मिलेगा या नहीं मिलेगा? अपने पति की बात सुनकर अहिल्या मुस्कुराते हुए बोली, क्यों नहीं मिलेगा? कमला इतनी देर से आप ही का इंतजार कर रही है। आपको पता है ना कि आपकी बेटी आपके बगैर भोजन नहीं करती। इतना बोलकर अहिल्या ने सुखदेव के सामने भोजन की थाली लगा दी। सुखदेव अपनी बेटी कमला के साथ भोजन करने लगा। रात के समय अहिल्या अपने गांव के बारे में ही सोचती रही। अगली सुबह अहिल्या शहर जाकर सीधे कलेक्टर से मिलने चली गई। अहिल्या के विचार सुनकर महिला कलेक्टर अहिल्या की प्रशंसा करती हुई बोली, मुझे तुम्हारी सुनकर बहुत अच्छा लगा अहिल्या। ये सोचकर कि हमारे देश में ऐसी महिलाएं भी हैं जो हमारे देश के अशिक्षित बच्चों के लिए इतना कुछ सोचती हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर आप सरकार से सिफारिश कर दीजिए ना कि वो हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय खुलवा दें। मुझे विद्यालय खुलवाने में कोई समस्या नहीं है अहिल्या, लेकिन सवाल ये है कि तुम्हारे गांव में पढ़ाने कौन आएगा, क्योंकि तुम्हारे गांव से दूसरे गांव बहुत दूरी पर हैं। बहुत कम टीचर ही पढ़ाने के लिए मानेंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए। आप हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल की शुरुआत करवा दीजिए। मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, मैं उन्हें शिक्षित करूंगी। कुछ समय बाद जब ये बच्चे पढ़कर बड़े हो जाएंगे तो फिर उन्हें देखकर दूसरे गांव के बच्चे भी हमारे गांव में पढ़ने जरूर आएंगे। कम से कम हमें शुरुआत तो करनी चाहिए ना। बिल्कुल सही कहा तुमने अहिल्या। हर बड़े काम की सबसे पहले शुरुआत करनी चाहिए। कल मैं तुम्हारे गांव जरूर आऊंगी। अहिल्या वहां से चली गई। अगले दिन कलेक्टर अहिल्या के गांव में जमीन देखने के लिए आई, जहां पर सरकारी विद्यालय खुलना था। अपने गांव में कलेक्टर को देखकर गांव का व्यक्ति, जिसका नाम बल्ली था, सीधा दौड़ते हुए मुखिया के पास जा पहुंचा। क्या बात है बल्ली, इतनी बुरी तरह से हाफ क्यों रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? अभी तक तो सब कुछ ठीक है मुखिया चाचा, लेकिन आगे भी सब कुछ ठीक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तुम कहना क्या चाहते हो? अरे आपको कुछ पता भी है? हमारे गांव में कलेक्टर आई है। उड़ते उड़ते मेरे कानों तक ये समाचार पहुंचा है मुखिया जी कि हमारे गांव की पढ़ी लिखी सभ्य महिला अहिल्या कल कलेक्टर के पास गई थी। वो तो काफी समय से हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय खुलवाना चाह रही है।
बल्ली की बात सुनकर मुखिया क्रोधित होते हुए बोला, मैं तो सुखदेव की पत्नी अहिल्या से तंग आ चुका हूँ। कितनी बार समझा चुका हूँ कि अगर पढ़ने लिखने का इतना ही शौक है तो वो अपने पति और बेटी को लेकर शहर चली जाए, लेकिन वो तो गांव के अशिक्षित बच्चों को शिक्षित करना चाहती है मुखिया जी। ये तो हमारे लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। वो कैसे? मूर्ख, जब गांव के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो वही बच्चे आने वाले कल में बागी बन जाएंगे। मत भूलो बल्ली, हम उनके माता पिता को बीज के लिए कर्ज देते हैं, उनसे उनके ही खेतों में फसल उगवाते हैं और वही फसल कौड़ियों के दाम हम खरीद लेते हैं। हमारा व्यापार बंद हो जाएगा। चलो मेरे साथ। अब कहाँ पर? जमींदार चौधरी विजय के घर पर। इतना कहकर मुखिया बल्ली के साथ सीधा चौधरी विजय सिंह के घर पर जा पहुंचा। चौधरी विजय सिंह मुखिया को देखकर बोला, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था मुखिया जी। चलो मेरे साथ उस कलेक्टर को मजा चखा देते हैं, उसे बता देते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है। तुम सही कहते हो, चलो। चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधे कलेक्टर के पास चले गए, जो कि इस समय अहिल्या से बातें करने में व्यस्त थी। मैंने सुना है कि आप हमारे गांव में एक सरकारी विद्यालय खुलवा रहे हैं। बिल्कुल सही सुना है। क्या इसमें आप दोनों को कोई आपत्ति है? आपत्ति है तभी तो आपके पास आए हैं। देखिए, इस गांव में भूखे अनपढ़ लोग हैं, पढ़ लिख कर वो क्या करेंगे? जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपके गांव के बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बन जाएंगे तो वो आपके गांव का ही नाम रोशन करेंगे। हमारे गांव का नाम हम खुद रोशन कर रहे हैं। उसके लिए इस गांव के बच्चों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल हम दोनों आपको ये बताने के लिए आए हैं कि अगर आपने सरकारी विद्यालय को खुलवाने की अर्जी को मान लिया तो हमारे पास उस अर्जी को कैंसिल करवाने के लिए और भी बहुत से रास्ते हैं। बाकी आप समझदार हैं। इतना कहकर मुखिया और चौधरी विजय सिंह वहां से चले गए। कलेक्टर अहिल्या की ओर देखकर बोली, आई एम सॉरी अहिल्या, जब तक ये दोनों तुम्हारे गांव में मौजूद है ना, तुम्हारे गांव में कभी कोई विद्यालय नहीं खुल सकता। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी बता देती हूँ कि ये दोनों तुम्हारे गांव के दुश्मन हैं। लेकिन आप तो कलेक्टर है ना, आप उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? चौधरी विजय सिंह के जान पहचान बहुत ऊंचे ऊंचे लीडर्स से हैं। वो मेरा ट्रांसफर करवा देंगे और होगा कुछ नहीं तो बेहतर यही होगा कि अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम भी इस गांव में स्कूल खुलवाने का सपना भूल ही जाओ। इतना कहकर कलेक्टर वहाँ से चली गई। अहिल्या उदास होकर अपने घर पर चली गई। उधर मुखिया चौधरी विजय सिंह से बोला, अब सुखदेव की पत्नी अहिल्या का कुछ करना होगा। तुम सही कहते हो, तुम चिंता मत करो। अहिल्या के पति सुखदेव ने मुझसे बीज के लिए कर्ज लिया था। हाँ, लेकिन वो गांव में पहला व्यक्ति है जो किसी भी कागज पर अंगूठा नहीं लगाता। हम उसका क्या कर सकते हैं? मत भूलो मुखिया कि सब काम कानून के मुताबिक नहीं होते। हम इस गांव के चौधरी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगले दिन चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधे सुखदेव के खेत में जा पहुंचे और सुखदेव के खेत पर कब्जा कर लिया। सुखदेव मुंह लटकाकर सीधे अपने घर आ गया और आकर उसने देखा कि अहिल्या और कमला बाहर उदास खड़ी हुई थी। तुम दोनों घर के बाहर उदास क्यों खड़ी हुई हो? विजय सिंह और मुखिया ने अपने गुंडे भेजकर हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया। अपनी पत्नी अहिल्या की बात सुनकर सुखदेव बुरी तरह से परेशान हो गया। अहिल्या क्रोधित होती हुई सीधे चौधरी विजय सिंह के घर पर पहुंची। तुम्हें क्या लगता है चौधरी कि तुम्हारी इन धमकियों से और तुम्हारी इस क्रूरता से मैं डर जाऊंगी? मैं अब इस गांव में विद्यालय खुलवा कर ही रहूंगी। मैं भी देखती हूँ कि तुम मुझ पर कितना अत्याचार करते हो। फिलहाल तो जाकर अपने रहने का इंतजाम करो अहिल्या। तुम्हारा नाम अहिल्या जरूर है, लेकिन तुम अहिल्याबाई नहीं हो। अहिल्या रोती हुई वहाँ से चली गई। सुखदेव अपने परिवार को लेकर जंगल में भटकने लगा कि तभी एक बूढ़ी औरत झुकी हुई कमर के साथ एक बड़ा सा मटका लिए हुए अहिल्या के पास आकर बोली, क्या बात है बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अहिल्या उस बूढ़ी औरत को बहुत गौर से देखने लगी। अहिल्या को उस बूढ़ी औरत की आंखों में एक ममता नजर आई। अहिल्या ने रोते हुए सारी घटना उस बूढ़ी औरत को बता दी। इस संसार में जब भी कोई मनुष्य अच्छा काम करता है
तो उसके कई दुश्मन बन जाते हैं। इतना बोलकर उस बूढ़ी औरत ने वो बड़ा सा मटका अहिल्या को पकड़ा दिया। ये क्या है? मैं तुम्हें इसके बारे में सब बता दूंगी। इस मटके को लेकर अपने गांव पहुंच जाओ। जैसे ही तुम इस मटके को जमीन में रखोगी, ये मटका एक बड़ा मटका स्कूल में बदल जाएगा। ये एक जादुई मटका है। इतना कहकर वो औरत अचानक से वहां से चली गई। सुखदेव अपनी पत्नी से बोला, कौन थी वो औरत? पता नहीं कौन थी, पर पता नहीं क्यों मुझे उस औरत की बातों में सच्चाई नजर आती है। तुम्हें वाकई लगता है कि ये मटका स्कूल में परिवर्तित हो जाएगा? कोशिश करने में क्या जाता है, चलिए चलते हैं। सुखदेव अपने परिवार के साथ अपने गांव वापस आ गया। अहिल्या ने जैसे ही उस मटके को जमीन पर रखा, अचानक से तेज धमाका हुआ और अहिल्या के सामने एक बहुत बड़ा विशाल मटका स्कूल खड़ा हुआ था। अहिल्या और उसका परिवार आश्चर्य से मटका स्कूल के अंदर प्रवेश कर गए। अहिल्या ने देखा कि उस मटका स्कूल में हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। वहाँ खाने पीने और रहने की वस्तुओं सहित बहुत सी किताबें और कंप्यूटर्स भी मौजूद थे। वो औरत बिल्कुल सही कह रही थी जी। अब हमारे रहने की चिंता भी समाप्त हो गई। कल से मैं इस गांव में इसी मटका स्कूल में बच्चों को पढ़ाऊंगी। उस दिन के बाद से अहिल्या गांव के हर घर का दरवाजा खटखटाती और अपने मटका स्कूल में बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करती। शुरू में गांव वाले अपने बच्चों को भेजने में आनाकानी करते, मगर बाद में सब कुछ सामान्य हो गया। गांव का हर बच्चा मटका स्कूल में जाकर पढ़ाई करने लगा। जब ये बात उड़ते उड़ते चौधरी विजय सिंह और मुखिया के कानों तक पहुंची। आखिर ये सब कुछ कैसे संभव हो सकता है मुखिया जी? अब ये तो हमें उस मटका स्कूल में जाने के बाद ही पता चलेगा। चौधरी विजय सिंह और मुखिया सीधे उस मटका स्कूल के अंदर पहुंच गए। अंदर का दृश्य देखकर उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। अहिल्या उन सब बच्चों को पढ़ा रही थी। ये सब क्या है अहिल्या? इसी वक्त बच्चों को पढ़ाना बंद कर दो, नहीं तो तुम क्या कर लोगे? तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि हम क्या करेंगे। चौधरी विजय सिंह ने इतना कहा ही था कि तभी मटका स्कूल में सायरन बजने लगा। देखते ही देखते चौधरी विजय सिंह और मुखिया ने स्वयं को एक पिंजरे में बंद पाया। उस पिंजरे के अंदर से आवाज आ रही थी, जल्दी से चीफ मिनिस्टर को कंप्लेंट करो। उस आवाज को सुनते ही अहिल्या मुस्कुराती हुई गांव के कुछ बच्चों से बोली, जल्दी ही हमारे प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को एक ईमेल भेजो। ईमेल कैसे भेजना है ये मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले ही बताया था। गांव के बच्चों ने फटाफट चीफ मिनिस्टर को ईमेल भेज दिया। ये देखकर चौधरी विजय सिंह और मुखिया के चेहरे सफेद पड़ गए। देखा तुम दोनों ने शिक्षा का कमाल? कितनी जल्दी इन बच्चों ने तुम दोनों के खिलाफ चीफ मिनिस्टर को ईमेल कर दिया। अब तुम दोनों तब तक यहाँ पर रहोगे जब तक शहर की पुलिस यहाँ नहीं आ जाती। मुखिया और चौधरी विजय सिंह चीखते और चिल्लाते ही रहे, मगर उनकी आवाज बाहर तक नहीं पहुँच रही थी। अगले दिन पुलिस ने मुखिया और चौधरी विजय सिंह को अरेस्ट करके जेल में भेज दिया। अहिल्या अब खुलकर मटका स्कूल में आसपास के गांव के और भी बच्चों को पढ़ाने लगी। कुछ दिनों बाद वही बूढ़ी औरत अहिल्या से मिलने आई। आपने बताया नहीं कि आप कौन हैं? तुम्हारे लिए बस इतना ही जानना काफी है कि मैं एक दूसरी दुनिया की वासी हूँ और ये जादुई मटका हमारी दुनिया में एक गैजेट है और तुम्हारी दुनिया में एक जादुई मटका स्कूल। अब से ये तुम्हारा हुआ। इतना कहकर वो बूढ़ी औरत वहाँ से चली गई। अहिल्या आज भी अपने जादुई मटका स्कूल में बच्चों को शिक्षित करती है। अहिल्या को बच्चों को पढ़ाने के जज्बे को देखकर वहाँ के चीफ मिनिस्टर और कलेक्टर ने उसे सम्मानित किया। नागपुर के एक छोटे से गांव में हर्ष रहता था। हर्ष अपने माता और पिता के साथ रहा करता था। हर्ष के पिताजी एक गरीब किसान और माँ दर्जी थीं। दोनों ही अपना अपना काम करके घर चलाने की कोशिश किया करते थे। हर्ष की पढ़ाई लिखाई के खर्चे की वजह से दोनों बड़े परेशान रहते थे।
मुझे मेरे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है, उसकी पढ़ाई लिखाई की। हर्ष अब बड़ा हो गया है और अगर हमने उसका स्कूल में दाखिला नहीं करवाया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं अपनी कोशिश तो कर ही रहा हूँ भाग्यवान। हमारा हर्ष पढ़ने में बहुत तेज और बहुत बुद्धिमान है। अभी से ही उसे गुणा भाग और अंग्रेजी पढ़ने आ गया है। हम कल सुबह ही उसे लेकर एक बड़े विद्यालय में जाएंगे दाखिला करवाने। हर्ष को लेकर सुबह ही कुसुम और राम नारायण एक बड़े से विद्यालय में जाते हैं। राम नारायण वहाँ की खूबसूरती देखकर दंग रह जाता है। माँ, क्या मैं इस स्कूल में पढ़ूंगा? बिल्कुल बेटा, तुम इसी स्कूल में पढ़ोगे। यहाँ पढ़कर बड़े आदमी बनोगे और ऐसे ही कई सारे स्कूल भी बनाओगे। मुझे बड़ी हिचकिचाहट हो रही है, कहीं हमें ज्यादा पैसे ना भरने पड़ जाए। अरे आप चलो तो, वहाँ चल के देखे तो सही। वहाँ जाते ही उन्हें गेट पर खड़ा चौकीदार रोक लेता है। ठहरो, कहाँ चल दिए बिना किसी अनुमति के? वो दरअसल मैं अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवाने आया हूँ। दाखिला, और वो भी यहाँ? लगता है तुम अपनी औकात भूल रहे हो। यहाँ बस अमीरों के बेटे आते हैं और तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम कहीं कचरा साफ करते हो। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है। कृपया करके हमें अंदर जाने दीजिए, हमारा अपमान मत करिए। मैंने तुमसे कह दिया ना, चले जाओ, वरना मुझे अपने इस डंडे का सहारा लेना पड़ेगा। चौकीदार उन्हें वहाँ से डांट कर भगा ही रहा था कि उस विद्यालय के एक मास्टर वहाँ आ जाते हैं और राम नारायण और उसके परिवार की दशा देखकर कहने लगते हैं, चौकीदार, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, लोगों से इस तरह की बातें मत किया करो। चलो जाओ और अपना काम करो, मैं इन्हें देख लूंगा। आप सब मेरे साथ मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चलिए। और सब मिलकर मुख्य अध्यापक के ऑफिस में चले जाते हैं। जी मैम, ये हमारे विद्यालय में अपने बच्चे का दाखिला करवाने आए हैं, इसीलिए मैं इन्हें अंदर ले आया। बच्चा बड़ा होशियार और काबिल है। कहिए, क्या बात है? आपको हमारे स्कूल का नाम पता है? ये दीन दयाल स्कूल है। ये बहुत बड़ा कॉन्वेंट स्कूल है। अंग्रेजों के तौर तरीके सिखाते हैं हम यहाँ पर बच्चों को, ताकि उनमें अनुशासन रहे। हम अपने बच्चे के अंदर यही सारे गुण चाहते हैं और इसीलिए हम जितना चाहे उतना पैसा देने को तैयार हैं। राम नारायण के इतना कहने से प्रिंसिपल और उस मास्टर की आंखें लालच से चमक जाती हैं। तब मास्टर ने उस प्रिंसिपल मैडम से चुपके से कहा, ये गरीब भले हैं, लेकिन इनकी लाचारी का हम पूरा फायदा उठा सकते हैं। अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये पूरे पैसे दे देंगे। अगर आप कहें तो इनसे 2 गुने ज्यादा पैसे ले लूं। ये भी कोई कहने की बात है? उनके यहाँ से पैसे आएंगे तभी तो हमारे बच्चे और परिवार खुशी से रहेंगे। जितना लूट सकते हो लूट लो। हमारे विद्यालय में 25,000 में दाखिला होता है। मैं इन्हें 50,000 कहूँगा, आप हामी भर देना। राम नारायण, तुम 50,000 रुपए लाकर दे दो और अपने बच्चे का इस विद्यालय में दाखिला करवा दो। मालिक, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? क्या मुझे थोड़ा वक्त मिल सकता है क्या? देखो, अगर अपने बच्चे की भविष्य की सुरक्षा चाहते हो तो दाखिला लो, वरना हमारा समय बर्बाद मत करो। दफा हो जाओ, जब पैसे हो जाए ना तब आना। राम नारायण, कुसुम और हर्ष वहाँ से निराश होकर घर चले जाते हैं। पिताजी, मेरे उम्र के सारे बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, अच्छी अच्छी टिफिन लेकर। मैं कब जाऊंगा? तुम जरूर जाओगे बेटे, बस थोड़ा सा इंतजार करो। मुझे हर्ष की बड़ी चिंता हो रही है। 50,000 रुपए हम कहाँ से लाएंगे? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्यों ना हम चलकर गांव में रामू काका की मदद ले। गांव में सबसे पुराने और पढ़े लिखे वही हैं। वो हमारी मदद जरूर करेंगे। राम नारायण और कुसुम रामू काका के घर जाते हैं और उन्हें सारी समस्या बताते हैं। तब रामू काका उनसे कहते हैं, तुम अपने बच्चे को हमारे गांव के विद्यालय में क्यों नहीं डाल देते? हमारे गांव के विद्यालय में? हमारे गांव में विद्यालय है कहाँ? गांव में कोई अच्छी शिक्षा नहीं दे सकता, इसीलिए तो उन्हें दूसरे गांव या शहर के विद्यालय में डाला जाता है। तुम दोनों मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें अपने गांव में ही कुछ दिखाता हूँ। रामू काका उन्हें जंगल के रास्ते से एक गुफा की ओर ले जाते हैं।
और कहते हैं, इस गुफा में जाओ, तुम्हें सब पता चल जाएगा। जैसे ही कुसुम और राम नारायण गुफा में जाते हैं, किसी दूसरे ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और उनके सामने एक बड़ी सी पाठशाला नजर आती है जो पूरी सोने की होती है। उस पाठशाला में सोने की घंटी होती है, सोने का ब्लैक बोर्ड, सोने का बेंच जिस पर सारे बच्चे पढ़ाई कर रहे होते हैं। ये सारी चीजें देखकर कुसुम और राम नारायण चौंक जाते हैं और रामू काका से पूछते हैं, ये सब कैसे हो सकता है? हमारे गांव में सोने की पाठशाला कैसे हो सकती है? और ये गुप्त क्यों है? तब जाकर रामू काका उन्हें सब बताते हैं। अंग्रेजों के डर की वजह से ये स्कूल हमारे पूर्वजों ने यहाँ बनवाया था ताकि हमारी संस्कृति और विचार ना बदले। मेरे पिताजी इस विद्यालय के शिक्षक थे। एक दिन उन्हें अंग्रेजों ने पकड़ लिया। तुम 2 कौड़ी के लोग हमारे जैसे स्कूल्स खोल रहे हो, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अपने बच्चों को पढ़ाकर तुम हमसे आगे बढ़ना चाहते हो? ये मैं हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम हमसे चाहते क्या हो? हम क्या करें? पूरे नागपुर गांव में जितना सोना है तुम हमें लाकर दो और अपनी ये गंदी सी स्कूल बंद करके यहाँ से चले जाओ। मैं इन्हें ये सोना हरगिज नहीं दूंगा। सारे सोने को लेकर उस जंगल के गुफा में छुपा दूंगा और अपनी अलग दुनिया बनाऊंगा। उस वक्त से लेकर अब तक हम नागपुर गांव वाले इस सोने की स्कूल को खुफिया तरीके से चला रहे हैं। हे भगवान, तो असली बात ये है कि आप मेरे बच्चे को भी इस सोने के स्कूल में दाखिला देंगे? कृपा करें रामू काका, मेरे बच्चे को शिक्षा की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हारे बेटे को इस विद्यालय में तभी लूंगा जब तुम शहरी विद्यालय की पोल खोलोगे। उन लोगों ने हमारे गांव के कई सारे लोगों को ठगा है, उन्हें तुम्हें पकड़वाना होगा। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे, उन्हें सजा दिलवा कर रहेंगे। इसके लिए हमें एक सबूत देना होगा। तुम उसकी चिंता मत करो, जितने पैसे उन्होंने मंगवाए हैं उतने पैसे लेकर जाओ। मैं पीछे से पुलिस को बता दूंगा, तब उन्हें रंगे हाथ हम पकड़ लेंगे। कुसुम और राम नारायण ने ऐसा ही किया। वो पैसे लेकर उस महंगे विद्यालय में चले गए और राम नारायण ने प्रिंसिपल से कहा, जी ये लीजिए आपके पैसे, पूरे 50,000 हैं। हाँ हाँ, लाओ लाओ। मुझे पहले से ही पता था कि तुम अपने बच्चे को हमारे पास ही पढ़ाओगे। अरे इतना अच्छा स्कूल जो है और कहाँ सोने की पाठशाला में पढ़ता। लाओ, मुझे पैसे दो। जैसे ही राम नारायण ने पैसे प्रिंसिपल को दिए, पैसे हाथ से लेते ही उस कमरे में पुलिस वाले घुस गए और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। तुम्हें हम हवालात में अच्छी शिक्षा देंगे। मैं और मेरे पति मेहनत करके दिन रात लोगों के घरों का काम करके अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते थे, और तुम हो कि तुम्हें शर्म ही नहीं है। प्रिंसिपल और मास्टर दोनों रंगे हाथ पकड़े गए और इसी तरह हर्ष अपने सोने की पाठशाला में अपनी शिक्षा पूरी करने लगा।